जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल एंड वी वेलकम यू ऑल। आप सभी लोगों का जो बार बार आप कहते रहते हो कि सर हमें वो चीज़ थोड़ा सा मतलब जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं कब आप हमें उनसे मिलवाएंगे, कब उनसे रूबरू करवाएंगे, कुछ व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन या फिर व्यक्तिगत इन जो एक्सपीरियंस होता है कि हम पढ़ा दिए, हम दोनों लोग मिलके या फिर बहुत जितने सारे सर लोग हैं सब लोग मिलके आपको पढ़ाएं, आपने वो सारी चीज़ें पढ़ा, मेहनत किया। लेकिन होता है क्या ना सर कि स्टूडेंट और टीचर में उनकी लाइफ में बड़ा अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं और हम आपसे वो सारे सवाल के जवाब दे सकते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसको कैसे पढ़ना है, वैसे इसको कैसे पढ़ना है। हालांकि हम लोग भी किसी समय पर एग्जाम देते थे तो वो कुछ एक्सपीरियंस भी हम बताते हैं, लेकिन जो एक वो सारे एक्सपीरियंसेस कि जो एक स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है और सिलेक्टेड जो सिलेक्शन हुआ है, एक पहले की अवस्था जो सिलेक्शन से पहले की जो जिंदगी थी और एक सिलेक्शन की बाद की जिंदगी, कि किन किन चीजों पर काम करके, किन किन चीजों को हम बेस्ट बना के, बेहतर करके और आज हम सेलेक्ट हुए हैं, किस किस चीजों को हमने छोड़ा है, किस किस चीजों को हमने अपनाया है। इन सारी चीजों को समझने के लिए, इन सारे सवालों के जवाब जो है जानने के लिए आज हम आपके सामने एकत्रित हुए हैं और कुछ चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में हम बताएंगे और दिल थाम के बैठना, आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे बच्चे से जिसका मतलब पहले का जो इतिहास है आप उनकी जुबानी में सुनेंगे कि कैसे रहा है, क्या रहा है और कैसे उन्होंने पढ़ाई शुरू करी। मैं सुन रहा था कि उस बच्चे का 1.5 से 2 नंबर फिजिक्स में था और फिजिक्स में 1.5 से 2 नंबर रहने के बाद सीधा जो एक ड्रास्टिकली जो अपोजिट जिसे कहते हैं ना कि पूरा चेंज हो गया, कि सीधा 1 से 2 नंबर और सीधा सिलेक्शन, सीधा ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ला के दिखा दिया कि सर ये रही ज्वाइनिंग, यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया है। और कहाँ सर, अब सर बताएंगे आपको कहाँ जाना है, ट्रेनिंग कैसे है, थोड़ा बहुत इनको सर को पता है, ये बताएंगे आपको। जय हिंद एवरीवन। मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेक्शन है रंजन है, और रंजन बहुत ही पुराने स्टूडेंट रहे हैं केजीएस के, और इनका सिलेक्शन नेवी में हुआ है और इनकी जॉइनिंग है चिल्का अप्रैल में, है ना, 12 अप्रैल को। आप लोगों को इनका एक्सपीरियंस सुन के अनुभव होगा, क्योंकि 17 तारीख को एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, इसी 17 तारीख को यानी 17 मार्च को एग्ज़ाम है एयरफोर्स का। और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि इन्होंने किस तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी और उसको फोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं पैरेलल सिलेबस होता है नेवी का एयरफोर्स का। इन्होंने एयरफोर्स का भी एग्जाम दिया है और देन नेवी का। मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स के एग्जाम में फेल हुए थे, देन अब नेवी के एग्जाम में इनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आपको इनके अनुभव से आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे हम किस किस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, लास्ट मोमेंट पर इन्होंने क्या क्या ट्राई किया, कौन सी बुक्स इन्होंने पढ़ी। बच्चों का सर कॉमन क्वेश्चन होता है, भाई मैंने फिजिक्स में, मैथ्स में, इंग्लिश में और जो भी आपका जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने कौन कौन से बुक्स को प्रेफर किया, कौन कौन सी डीपीपीज लगाई, कहाँ से मैंने प्रैक्टिस की, कैसे प्रैक्टिस करी। जेन्युइन क्वेश्चन मेरे उनसे होंगे और जेन्युइन क्वेश्चन के जवाब आपको सुनने को मिलेंगे। तो मैं उन्हें बुलाता हूँ। रंजन, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है केजीएस में, केजीएस के परिवार में। और आपसे मैं बहुत पहले तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि इनका सिलेक्शन हुआ है। और देखो, एक बच्चे का सिलेक्शन बहुत कड़ी मेहनत और एक तपस्या के द्वारा होता है। सिलेक्शन लेना एकदम आसान नहीं है, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। बच्चे का सिलेक्शन होता है, उसकी एक तपस्या, सब बराबर है। तो इनसे मैं बात करूंगा और इनसे हम लोग बात करेंगे और पूछेंगे कि आदित्य रंजन की जर्नी कैसी रही और इस जर्नी में उन्होंने कैसे कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखा। कई बार बच्चों के बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि सर मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ पेपर से पहले, 1 महीने पहले मैं तैयारी कैसे करूँ। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस वो हमसे पूछते हैं। तो वो सारे के सारे सवाल मैं रंजन से बात करूंगा। तो रंजन आपके बीच हैं और रंजन शुरुआत करेंगे, बताएंगे कि उन्होंने कहाँ से तैयारी करी, केजेस के प्लेटफॉर्म पर वो कैसे आए और किस तरीके से उन्होंने निस्तार और उड़ान बैच को ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर के कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग हियर। और देखिए, मैंने शुरू में एग्ज़ाम दिया एयरफोर्स का, एक्स ग्रुप का, एक्स वाई दोनों ग्रुप का। मेरा सेंटर था वाराणसी में। जैसे शुरू में मेरा अग्निवीर जैसे ही लॉन्च हुआ, मैंने अप्लाई करी, तो वाराणसी सेंटर था, तो मैंने पढ़ाई किया था पर सही से हो नहीं पाई। और उस टाइम मैंने ऐसे टेक्स्ट बुक वगैरह से सेट लगाते थे और थोड़ा बहुत जो पढ़ा नहीं था, और उसके बाद हल्का था जो मैंने 12th में पढ़ी थी। क्या और उस टाइम फिर तक आपने कोई केजीएस का बैच ज्वाइन किया था उस टाइम तक, जब नहीं आपने एयरफोर्स का नहीं एग्जाम दिया था? मतलब नहीं, हमने कोई बैच नहीं ज्वाइन किया था उस टाइम, अचानक से हमने दिया था वो एग्ज़ाम। तो मेरा इंग्लिश में 8 मार्क्स आए थे और फिजिक्स में वही 1.5 से 2 नंबर करीब थे, और मैथ्स में भी वही था, 1.5-2 नंबर थे।
और उसके बाद सर मेरे दोस्त हैं अंगद, प्रिय मित्र हैं वो, और उन्होंने मैंने देखा कि रवि सर की वीडियो देख रहे थे वो बार बार, तो हम कहे कौन हैं, तो उनसे मैंने सलाह मांगी। तो इनका मैंने बार बार देखने लगा वीडियो, और देखते देखते इतने अच्छे लगने लगे कि मेरे से सारे न्यूमेरिकल सोल्व होने लगे, डीपीपी जो थे वो सोल्व होने लगे हमसे। फिर सारे टीचर को मैंने ज्वाइन किया, एनरोल किया, उड़ान बैच भी मैंने देखा। हाँ, उड़ान बैच मैंने पढ़ा, और उसमें प्रियांशु सर का भी मैंने देखा कि सारी इंग्लिश वीडियोज में देखता था वीडियोज, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते थे नोट डाउन करते गया मैं अपने रजिस्टर बुक में। और रवि सर का तो जो था वही जो वीडियोज देखा, और उसके बाद पीडीएफ जो मिले थे, वीडियोज देखते समय कुछ नहीं मैं लिखता था, जो इम्पोर्टेंट लगा वही लिखा। उसके बाद जो भी पीडीएफ मिलते थे, स्क्रीन पीडीएफ, वो मैं बाद में लिखता था कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, और जो फार्मूले हैं वो अच्छे से पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम हो उसमें लगाइए, एक बार नहीं बने क्वेश्चन 2 बार 3 बार एकदम बनाइए, ट्राई कीजिए। और सेम चीज़ मेन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टूडेंट का होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में मार्क्स बहुत कम आते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की। और इंग्लिश में आप सभी अच्छे कर सकते हैं, 20 में आप 18-19 नंबर ला सकते हैं, 21 नंबर नॉर्मलाइजेशन आया है, तो आप 21 नंबर भी गेन कर सकते हैं। तो इंग्लिश पर थोड़ा सा समय ठीक दीजिए, पर फिजिक्स और मैथ में आपको ज़रूरत है ज़्यादा देने की। और मैथ में भी मेरा था वही 1.5 नंबर, तो मैथ सर भी उस टाइम मैंने किया, तो उस टाइम क्या था कि मैं लॉन्ग टर्म मतलब लंबा मतलब सॉल्यूशन में करने लगता था, एक पेज में गया पूरा। तो देखिए कि नहीं, ऐसे नहीं हो, 20 मिनट टाइम है और 25 क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने धीरे धीरे फॉलो करते गया प्रशांत सर का, और डीपीपी लगाते गया, और मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक मैंने फॉलो नहीं किया। मेरे कुछ कॉमन सवाल होंगे आपसे। यस सर। हाँ बिल्कुल, देखो मेरा तो सर एक चीज़ बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार कई कई ऐसे बैचेस में पढ़ते हैं, लगातार कई कई बार जो है कोशिश करते रहते हैं। मैं तो ये देख के हैरान, तुम्हारा मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल तुम्हारा 2 अटेम्प्ट तुमने दिया है, एक जो पहला जो सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरा सीधा सिलेक्शन, मतलब ओवरऑल 2 एग्जाम, एयरफोर्स उसके बाद नेवी, और नेवी का सिर्फ पहला एग्जाम। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है रंजन, जो ये सोचते हैं कि क्या मेरा पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको ये समझने वाली बात है कि जिस बच्चे का 1.5 नंबर फिजिक्स में, 1.5 नंबर मैथमेटिक्स में आ रहा है, वो बच्चा ऐसा तो है नहीं कि बहुत जो बड़ा मतलब ऐसा है। अच्छा तुम्हारा मीडियम क्या है, हिंदी मीडियम की सीबीएसई? मैं हिंदी में हिंदी मीडियम का बच्चा। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुद को नहीं समझा पाते हो। नहीं कहते हैं कि इस दुनिया की सारी जाल में तो छिपा है, इससे बाहर निकल तो पाएगा कि तू भी अपने आप में एक सिकंदर है। कारण क्या है कि लड़का अपने आप को कम समझ लेता है, अपने आप को समझता है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरे 1.5 नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में। अपने आप को कहता है कि तेरा क्या होगा, तेरा 1.5 नंबर आ रहा है, तेरा क्या होगा, तेरा मैथ में 1.5 नंबर आ रहा है। इस लड़के ने दूसरे अटेम्प्ट में सीधा ज्वाइनिंग तक पहुंच गया, और हमारे बीच में आके खड़ा है ज्वाइनिंग लेके। तो ये इसके लिए तो था ही, बहुत बड़ा चीज है। और इस चीज पर मैं ज्यादा मैं फोकस करूंगा, और आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप ये सोचते हो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपके उस ना होने सिलेक्शन का जो सवाल है उसका जवाब ये है कि आप सोचते हो कि मेरा कैसे होगा, मेरा नंबर कम है, मैं पढ़ने में कमजोर हूं, आप अपने आप को समझते हो कि मेरे बस की नहीं है। वो बड़ा मिसाल है। अब दूसरी बात, हम आते हैं, देखो बाकी सर लोग तो आपको बात करेंगे, और मैं बस बात करूंगा कि देखो इंग्लिश में क्या होता है ना कि बिहार की, अगर मैं बात, बिहार से हो आप? हाँ। बिहार में, बिहार की क्या बात है ना कि इंग्लिश को इस तरीके से लतियाया गया, इस तरीके से उसे उसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया कि तुम पास हो, तुम फर्स्ट आ जाओ, 100 में 100 ला दो, 90 ला दो, मेरिट से कोई मतलब नहीं। तो ऐसा नहीं कहते हैं कि किसी भी चीज को मना करना, सीधा सीधा भी मना करना भी, मतलब सीधा सीधा तो एक तो मना कर दिया, एक है कि घुमा फिरा के भी मना करना ही होता है। कि किसी को कह दिया कि तुम देखो, तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी तुम कर लो, तुम हमारे लिए नस काट लो, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। मतलब क्या है, मना करना है। तो ये भी कहा कुछ भी कर लोगे, तुम नस काट लोगे, अंग्रेजी में तुमको हम नंबर नहीं देंगे, मेरिट में तुमको नहीं जोड़ेंगे। तो लड़का कोई, ये बताओ कि लड़का कोई पढ़ेगा नहीं। और इस ना पढ़ने की स्थिति से सीधा आ गया क्या, एंट्रेंस एग्जाम। अब एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश में बच्चा, चलो ठीक है, ये तो अच्छा सुन के लगा कि 8 नंबर आया था,
बहुतों के तो ऐसे ऐसे आते 1-2 नंबर उनका भी नहीं होता है, 8 नंबर आया है, मतलब कुछ चलो सही है। लेकिन वो 8 नंबर और इस जो जो भी तुम्हारा नंबर रहा है, इसका क्या जो अंतर तुम बताना चाहोगे कि उसके पहले और उसके बाद में इंग्लिश को लेके, कि अगर मान के चलो तुमसे तुम्हें हजारों लाखों बच्चे सुनेंगे, तो उनका अगर मान के चलो किसी का इंग्लिश का डाउट है, तो वो उनको उनके सारे जवाब तुम समझ लो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे जो है निपटारा किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है। अंग्रेजी के बारे में थोड़ा बहुत बता दो। इंग्लिश में सर फर्स्ट में है कि आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जो भी चैप्टर वाइज है चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए। डीपीपी सर देते रहते हैं, डीपीपी लगाइए, उसकी ज़रूरत कुछ नहीं है करने का। जो भी एंटो साइनस हो जाते हैं, ईडियम फ्रेज जो भी सर देते हैं, इतना से मतलब बाहर एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने वही किया, जितने प्रियांशु सर पढ़ाएं उसके अलावा मैंने कुछ नहीं इंग्लिश में पढ़ा, उतना ही पढ़ा। और जो मैंने पहले से इसी थोड़ा बहुत बुक से पढ़ी थी, बाकी प्रियांशु सर जितना पढ़ाएं चैप्टर वाइज, जैसे आपने नॉन पर नॉन शुरू किया, टेंस नरेशन वॉइस जो भी है आप शुरू किए, चैप्टर वाइज आप पढ़ते जाइए। जो भी है वीडियो अपना नोट्स बनाते जाइए, डीबी पेज लगाते जाइए। चैप्टर वाइज बनाएंगे तो आपको दिक्कत कुछ नहीं आएगा, आएगा तो आप सोल्व कर सकते हैं बाद में। फिर आप मिक्सिंग जब सोल्यूशन करेंगे तो आपको बहुत सारे परेशानी आएगा, तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर रहने चाहिए। और जो भी है क्लियर आप रखेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंग्लिश में। और इंग्लिश में एक चीज़ का ध्यान रखें कि रिवीजन डेली कीजिए। आप पढ़ें, सर क्लास लिए ठीक है, पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, फिर सुबह में उठिए एक रैपिड रिवीजन कीजिए। उठिए, पेज एकदम बदल लिए, देख लिए कि हाँ ये सही है, इसको पढ़ते गए पढ़ते गए। अच्छा, वोकैब का और ग्रामर का दो यस पार्ट है बेसिकली। हाँ तीसरा भी है कॉम्प्रिहेंशन, तो जी वो तो जी एक जी अलग से सर पार्ट है, लेकिन वो बच्चे खुद से करते हैं। हाँ वोकैब और ग्रामर को थोड़ा सा डिफरेंस करके, कितना पार्ट टाइम हम अंग्रेजी में वोकैब पर हाँ दें, किस तरीके से दें, और कितना पार्ट हम ग्रामर पर दें, कितना टाइम ग्रामर पर दें, किस तरीके से दें। आप 1 घंटे ग्रामर के लिए निकाल सकते हैं आराम से। पढ़ लिए वीडियो जो भी है सर पढ़ाए हैं, ये नहीं कि फास्ट करके वीडियो देख लिए। हाँ ठीक है, 1.5 पर आप देख सकते हैं 1.5x पे। और उसके बाद अच्छे से आप बनाइए। ग्रामर के रूल्स वगैरह सारे याद रहने चाहिए। और एयरफोर्स इस समय आता ही है, एंटो सैनो ज़्यादा वोकैब से सेक्शन आते हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद उसको सारे याद करते जाइए, जितने डीपीपीज मिल रहे हैं सारे याद करते जाइए। मेन ग्रामर है कि ग्रामर इजी होता है, वोकैब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए। फैक्ट है वो। हाँ, तो उसको आप एकदम रिवीजन डेली करना है। ये नहीं कि ठीक है हम पढ़ लिए तो रिवीजन नहीं करेंगे तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। देखो, मेन बेसिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे बीच में आप ही के जैसा कोई बच्चा आके खड़ा है, तो मैं आज चाहूंगा कि मैं बहुत कम ही आपको समझाऊं। मैं बस आपके सवाल जो है वो जेन्युइनली इनके सामने रख रहा हूं। इन्होंने कहा इंग्लिश की कोई किताब लिए थे, नो सर, इंग्लिश की कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, इंग्लिश का कोई डीपीपी मैं वही जो आप मैं जो प्रोवाइड करता था, सही है। मैं आपको याद, मैंने उड़ान बैच मुझे आज भी याद है, क्लास शुरू होने से पहले मैंने 20 सेट अपलोड करवा दिए थे। क्लास जैसे शुरू, मेरी क्लास शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने कह दिया कि 20 के 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट तुरंत अपलोड करवा दो। और मैंने डे फर्स्ट से कह दिया था, लड़का पढ़ता है लास्ट में कहता है कि सर क्वेश्चन नहीं लग रहा, क्या करें। जब तुम पढ़ रहे थे तब समझ में नहीं आई क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा, एग्जाम सर पे है तो कह रहे क्वेश्चन नहीं लग रहा। मैंने इसी कारण से पहले ही कह दिया था कि जितने सारे कम से कम 20 सेट डाल दो। और मैंने पहले दिन से कहना शुरू कर दिया कि तुम लगाना शुरू करो, लगाना शुरू करो। मैं जो भी पढ़ाता था, किसी चीज को याद कराने पर फोकस आज भी मैं नहीं करता हूं, वो बना कैसे है, फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस पर बात करता हूं। अब बात आती है, अच्छा कितना पहले जो है अंग्रेजी के जो भी वोकैबलरी है, इनका सबसे बड़ा सवाल क्या रहता है ना, कि अगर मैं 1000 वोकैब कराऊंगा तो ये कहेंगे सर इतना सफिशिएंट है, 5000 कराऊंगा कहेंगे सफिशिएंट है, 500 कराऊंगा कहेंगे सफिशिएंट। इसका थोड़ा एक लास्ट जवाब दे दो मुझे कि कितना वोकैब पढ़ना इनके हिसाब से, आपके हिसाब से कितना सही रहा है, इनके हिसाब से कितना सही है। देखिए वोकैब है जो आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी है, जितना सर पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़िए।
और उसको जितना से जितना है आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जो भी वोकैब सर पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया स्क्रीन पीडीएफ में, उसको कॉपी पर नोट डाउन कीजिए। जितने वर्ड्स उससे रिलेटेड हैं उसको सारे पढ़िए, आपको बहुत आगे भी काम देंगे। जैसे एसएससी एग्जाम हो गया, सीएचएसएल, सीजीएल वगैरह भी है, उसमें आपको ये सारे काम आएंगे। तो जो भी वोकैब है वो अपना नोट कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं उसको सारे रिवाइज करते जाइए, वो आपको सारे मिल जाएंगे। एंटो सैनो एक दूसरे में मिलते रहते हैं और जो भी एग्जाम है आपको मिलते रहेंगे, उसको रिवीजन बहुत मस्ट है सर। देख लो, बस यही है। आपके जो भी सवालात होते हैं उन सारे सवालातों के जवाब मैं पूछ लिया हूं इनसे। मैं नहीं, इन्होंने दिया है किस तरीके से आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। इनके हिसाब से नेवी इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, और ओवरऑल इन्होंने सिर्फ एक ही एग्जाम दिया है एयरफोर्स का, और उसके बाद सीधा केजीएस में आ गए। और केजीएस में आने के, पता है ना आपको, मैंने पहले ही बोला है, जिस तरीके से केजीएफ में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है वैसे केजीएस में सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है। एक हीरा हमारे बीच में है, और इसी हीरे ने सारी बातें आपके सामने खोल के रख डाली कि क्या क्या चीजें होती है, कैसे शुरुआत होती है। चाहे आपका पास्ट कैसा भी हो, अगर आप अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटोगे तो याद रखना कि आने वाला भविष्य आप बर्बाद कर रहे हो। आप पुरानी बातों को भूल के और ईमानदारी से जिस दिन मेहनत करने पर लग जाओगे, महज 3 से 4 महीने के बाद नौकरी आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। और मुझे लगता है कि सर इससे बढ़िया बेहतरीन चांस अगर ऐसे बच्चों को, कि जहां दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए, तो और क्या चाहिए। कि जहां पर बच्चा अभी सोचता है कि मैं क्या फैसला करूं अपनी जिंदगी के साथ, तब तक उसके सामने नौकरी आ रही होती है। तो एक बहुत बड़ी, ये मैं ऐसी उपलब्धि कहूंगा कि जो शायद आप मान के चलो कि आप संघर्ष कर रहे हो 30-40 साल के बाद, 20 साल की 30 साल की उम्र में आपकी नौकरी लगी, बिल्कुल सही है, वो भी चलो अलग बात है। लेकिन सोचो कि जिस बच्चे की उम्र 17-18 साल है, महज 19 साल के अंदर का लड़का सेलेक्ट हो गया, तो फिर आराम से जिंदगी जिएगा। तो ये चीज है, आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। रवि सर आपको आगे की बातें बताएंगे, क्या करना है, कैसे करना है। सर के जो है फिजिक्स के जो जादूगर है हमारे, कैसे फिजिक्स की जो है 1 से 2 नंबर सीधा इतना सिलेक्शन वाला पार्ट है, उसके बारे में आप चर्चा करिए इनसे। तो रंजन से मेरे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होंगे, और बहुत आपके जो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, कि रंजन ने कौन सी बुक को प्रेफर किया, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स के बारे में रंजन से सवाल पूछूंगा। और फिजिक्स के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं डिफेंस के लिए, कि हम फिजिक्स कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, और क्वेश्चंस कैसे लगाएं, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं बेटा। वो सारे के सारे सवाल मैं रंजन से पूछूंगा और ये उनका जवाब देंगे जो जेन्युइन आंसर होगा। तो शुरुआत करने से पहले मैं इनका थोड़ा सा मिठाई खिला देता हूँ। भाई सिलेक्शन हुआ आखिरकार, तो बधाई तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन मिठाई मैं खिला देता हूँ रंजन को। ना रंजन, ठीक है रंजन? बहुत कम यार, मैं बहुत कम खाता हूँ। काजू मैंने खा लिया भाई, ठीक है। तो रंजन से मेरा पहला सवाल क्या है कि रंजन यार, नेवी में तुम्हारे 1.5-2 नंबर, अचानक से 48 मार्क्स नेवी में, ये कैसे संभव हुआ? पहला सवाल, कैसे संभव हुआ ये? फर्स्टली मैंने फिजिक्स को बहुत से लाइटली ले लिया था कि फिजिक्स चलो कर लेंगे, ऐसे थ्योरी आते हैं तो वो कर लेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं थे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और मुझे पता चला बाद में, दोस्त लोग को देखा पढ़ते हुए इनसे, तो पता चला कि रवि सर पढ़ाते हैं केजीएस पे, तो अब इनके देखें। और मैं शुरू में ही सोच रहा था कि नहीं चलो फिजिक्स बहुत आसान है, हम कर लेंगे। तो धीरे धीरे मैं पढ़ते गया, वीडियो जिनका देखते गया और नोट्स बनाते गया। और सबसे ज़्यादा हमको फोकस करनी है कि थ्योरी बढ़िया से पढ़ लीजिए, जितने फार्मूले हैं वो याद कीजिए, और जब ही न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए फार्मूला एकदम माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए, उसको लगा के देखिए। और प्रैक्टिस तो मस्ट है, जितने आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, डीपीपी जो भी सर देते हैं, डीपीपी जब सारे लगाते जाइए, डीपीपी लगाने के बाद आपको कुछ दूसरा बुक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देखा है कि जितने लेवल में डिफ़िकल्टी होती है इनके डीपीपीज में, उतने एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। अब जब आप वो कर लेते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो भी सर दे रहे हैं डीपीपी, उसको आप लगाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए पर डे एकदम। और टारगेट सेट कीजिए कि हाँ फिजिक्स हमको एकदम आज पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर पढ़नी है तो एक चैप्टर हमको पूरा पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स करनी है तो आज हमको पूरा पढ़ लेनी है, पूरा रिवीजन करनी है, पूरा न्यूमेरिकल्स लगा ले रहे हैं। बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो घबराना नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। रंजन, आपने कौन सी बुक प्रेफर करी थी? आपने, जैसे बच्चों का कॉमन सवाल होता है कि हम फिजिक्स में कौन सी बुक लगाएं जिससे हमें वही न्यूमेरिकल्स मिल जाए जो एग्जाम में आए।
वैसी प्रैक्टिस हो जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो आपने कौन सी बुक प्रेफर करी? मतलब आप किस बुक को प्रेफर किए थे वो आपको बताना है। देखिए ऑनेस्टली मैंने कोई बुक आज तक मैंने फॉलो नहीं किया फिजिक्स के लिए। जो भी सर पढ़ाए हैं वही मैंने सारे शॉर्ट नोट्स, पहले पूरा नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने चैप्टर वाइज आधे पेज में मैंने एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाया, उसको मैंने पढ़ते गया, फार्मूला देखते गया। और डीपीपीज जितने जितने में जो डीपीपीज मिलते हैं वो डीपीपीज आप लगाते जाइए। आपके पास कोई बुक्स हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो बुक्स नहीं है तो सबसे बढ़िया है कि आप डीपीपीज लगाइए। डीपीपीज के अलावा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, उसी में से आपके सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और मैंने कोई बुक आज तक फॉलो नहीं किया फिजिक्स के लिए स्पेशली। देखो ये बड़ा ही शॉकिंग जवाब होगा आपके लिए, क्योंकि आप बुक्स बहुत खोजते हैं। मैं आपको बता दूं, बच्चों के पास 4 बुक 5 बुक दुनिया भर की बुक्स अरेंज करते रहते हैं और पढ़ते किसी को नहीं है ढंग से एक बुक को। ठीक है, ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी हुई। अगर आपके पास कोई बुक है भी, है ना, है भी, तो आप उसी बुक को लगातार पढ़िए। लेकिन शॉकिंग होंगे आप कि रंजन ने किसी भी बुक को प्रेफर नहीं किया, क्योंकि आपको जो डीपीपीज मिलती हैं केजीएस के प्लेटफॉर्म पर, फिजिक्स में मैंने जो डीपीपीज दी थी वो ओरिएंटेड होती हैं, हम उन पर रिसर्च करते हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस की रिसर्च करके हम लाते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, वो आपके लिए बेहतर होता है। वो डीपीपीज ये लगाते हैं, मैं इनको पहले देता हूं ऐप के अंदर, केजीएस के ऐप में, देन हम उन्हें सॉल्व कराते हैं। पहले ये लगाते हैं, हमने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लो सरफेस टेंशन हुआ या कोई ग्रेविटेशन चैप्टर हुआ, हमने ग्रेविटेशन को लगवा दिया, मैंने थ्योरी पढ़ा दी और थ्योरी के साथ जो जो टॉपिक के क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिए। अब मैं इनको डीपीपीज दे देता था और ये डीपीपीज लगाते थे, और देन उसके बाद 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद मैं डीपीपीज सॉल्व कराता था, ताकि जितनी भी डीपीपीज में 50 क्वेश्चन दिए, 100 क्वेश्चन दिए, अब ये ट्राई कर लेंगे भाई हमसे कितने बने हैं कितने नहीं बने, और उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो जो नहीं बने थे वो भी बनाने लगेंगे। तो बेहतर चीज क्या है, डीपीपी जो आपको दी जाती हैं वो बेहतर होती हैं, ओरिएंटेड होती हैं, तो बुक्स के बारे में एकदम आपको नहीं सोचना है। अब ये 2 बात मेरी इनसे हो गई, तो तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि रंजन, कई बार जब प्रिपरेशन के दौरान कई ऐसे फेजेस आते हैं, हम डीमोटिवेट फील करते हैं अपने आप को, ऐसे लगता है यार अब हमारा होगा कि नहीं होगा। पेपर से पहले सोचते हैं यार यार मतलब मेहनत तो बहुत की है, पता नहीं क्या होगा। ये बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं, आपके भी आते होंगे, तो रंजन इनका जवाब देंगे। देखिए आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, और जब भी आपका डीमोटिवेट हो तो आप एक ही दिमाग में लगाइए कि आपके जो माता पिता आपको कहीं भी भेजे हैं पढ़ने के लिए, आप जो भी अगर तैयारी करें कुछ डिफेंस की कुछ जॉब के लिए, तो आपके घर से कुछ परेशानियां हुई होगी। अपने माता पिता को चेहरा देखिए कि हमसे क्या आस लगाए बैठे हैं, उनको जब आप चेहरा याद करेंगे तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं आएगा, कोई डिमोटिवेशन नहीं आएगा। आप उनको देखिए कि हाँ हमसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, हमको जॉब हो जाएगी तो शायद जो भी माता पिता के जो होप है हमसे, वो सारी आशाएं पूर्ण हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको देखिए, घर की स्थिति को देखिए, समझिए। आप स्थिति घर को देखेंगे समझेंगे तो आपको कोई डिमोटिवेशन नहीं आएगी। देखो रंजन की मुझे सबसे अच्छी बात लगी है, लाइफ में हम भी डिमोटिवेट होते हैं, सच्चाई है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कई बार हम भी परेशान होते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, आखिरकार जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा अल्टीमेटम गोल क्या है, सिलेक्शन ही है ना। इसके बीच जो जो डिफिकल्टीज आती हैं तो हमें कई बार परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। यार आप क्यों परेशान हो रहे हो इतना? परेशान कौन नहीं होता है, हमें बस गुजरना है, वो हमें पॉइंट्स, लूप होल वो ढूंढने हैं कि हम ताकि अपने आप को मोटिवेट कर सकें। मेहनत करनी है हमें आखिरकार माँ बाप ने हमारे ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, उनका भी अल्टीमेटम गोल क्या है कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। जब आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप किसान वर्ग के बच्चे हैं, आप लोअर मिडिल फैमिली के बच्चे हैं, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। डिफेंस भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। डिफेंस के अंदर वही बच्चे जाते हैं जो मिडिल फैमिली या लोअर मिडिल फैमिली के बच्चे होते हैं। तो आप अपने सिलेक्शन से अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और आपका परिवार इस बात का इंतजार करता है कि कब मेरा बच्चा सिलेक्ट होगा। देशभक्ति की भावना बच्चों में होती है, गांव के बच्चों में सबसे ज्यादा देशभक्ति की भावना होती है, उसके साथ आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। तो आपको अगर आगे तक का सोचेंगे, फ्यूचर सोचेंगे, यार अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो मेरी बहन की जो शादी नहीं हुई है उसकी होगी, मेरे मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं मेरा सिलेक्शन होगा, तो वो हमारे दिन भी सुधरेंगे। तो ये चीजें हमें मोटिवेट करती हैं। देखो मैं कॉमन बात करता हूं, जब हम डिमोटिवेट और मोटिवेट, मेरा मानना क्या है इस बात में, जब आप क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि मैं फिजिक्स की मान के चलो डीपीपी सॉल्व कर रहा हूं, लगातार मुझसे 5-7 सवाल सॉल्व नहीं हुए, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मुझे नींद आने लगेगी और सोचने लगूंगा बहुत ज्यादा। लेकिन जब मुझसे वो लगातार 10 क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, आगे आने वाले भी 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो मुझे एक मोटिवेट, अपने आप ऑटोमेटिक मोटिवेशन आने लगता है।
तो भाई क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा इधर उधर का मत सोचिए, एकदम आप तैयारी करिए ढंग से, क्वेश्चंस लगाइए। मैं आपको फिजिक्स के लिए बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं फेस करता हूं बच्चों को पढ़ाते टाइम, जब मैं उन्हें कोई न्यूमेरिकल कराता हूं तो वो बच्चे ये कहते हैं सर इतना हाई लेवल का क्यों करा रहे हो। मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में अब न्यूमेरिकल्स की रेंज बहुत ज्यादा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और सीपीएमटी, जब पहले एम सीपीएमटी यानी जो नीट आप जिसे बोल रहे हैं, नीट के क्वेश्चंस आप लगाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं एयरफोर्स को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और 25 में से 25 मार्क्स ला सकते हैं फिजिक्स में। लेकिन आपको थोड़ा लेवल को हाई करना पड़ेगा। लेकिन आप पहले से दिमाग में ये बात रख लेते हैं कि हमें यार 12th करनी है, 12th करने के बाद एक कोचिंग ज्वाइन करेंगे और वहां सर ट्रिक्स देंगे और आसानी से हो जाएगा। ये गलत फहमी आप पहले से डाल लेते हैं, ये एकदम दिमाग में नहीं आपको डालनी है। आपको ढंग से पढ़ना है और जो पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चंस का लेवल कराया जा रहा है, जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, उसको फॉलो करना है बस, ठीक है। तो इसी के साथ अगेन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रंजन को, और भी प्रशांत सर आएंगे और रंजन से बात करेंगे मैथ्स की तैयारी रंजन ने कैसे करी थी, मैथ्स में कैसे उन्होंने स्कोर को एनहेंस किया था, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज हमारे साथ रंजन जी है जिन्होंने अभी जल्दी नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप मिठाई खा लो। चलिए, तो सक्सेस की खुशी आपको भी मिलती है, आपके टीचरों को भी मिलती है और आपके माता पिता को भी मिलती है। सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलती है वो आपको आपके माता पिता को ही मिलेगी, क्योंकि जीवन भर आप इस सुख को जो आपने जो प्राप्त किया है, जो लक्ष्य प्राप्त किया है, जीवन भर आपके साथ ही रहेगा। तो मैं पूछना चाहूँगा कैसी आपकी तैयारी रही। वैसे मैथ्स तो ऐसा नहीं है, जैसे एनडीए तो लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, वैसा तो मैथ्स नहीं आता है। तो जनरली मैं हमेशा कहता हूँ कि एयरफोर्स नेवी में मैं अब तुलना करूँ, क्योंकि भाई एनडीए के थ्रू भी लोग जाते हैं, तो तुलना में बहुत मतलब इतना टफ पेपर नहीं आता है, ठीक है। आसान क्वेश्चंस ही आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई नहीं बहुत खतरनाक वाला कोई जेई मेंस एडवांस या कोई जेई का पेपर, वैसा पेपर नहीं आता, पर आसानी आता है। तो अब ये बताएंगी कैसे प्रिपरेशन करा। वैसे तो मैथमेटिक्स में जैसे हम एनडीए की बात करते हैं वहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अब इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नहीं कि आप 10 चैप्टर छोड़ दिए। एनडीए में तो आप 5, 7, 10 चैप्टर छोड़ भी दोगे ना तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आप कर लोगे, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आप आसान क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर पाओगे, ठीक है। तो बताओ कैसी रही प्रिपरेशन, कैसे किया। मैथ्स के मैंने प्रिपरेशन तो सर से किया कि शुरू में मैंने देखा तो सर को डर गया कि शायद बहुत से हाई लेवल के कराएंगे। हम 12th में पढ़े थे, पर 11th अच्छे से पढ़े थे, 12th में सिर्फ बोर्ड पास करने के लिए मैंने पढ़ाई करा था। तो हम डर गए थे कि इतने बड़े मतलब जो भी क्वेश्चन आते थे एक एक पेज में उसको सोल्यूशन ले जाते थे, तो डर गए कि सर हाई लेवल पढ़ाएंगे क्या करेंगे। फिर धीरे धीरे मैंने सर को वीडियो देखते गया, डेली एक वीडियो देखा, जो भी सर पढ़ाएं उसको मैंने प्रैक्टिस करते गया। जितने सारे क्वेश्चन सर कराएं मैंने उसको नोट डाउन किए रजिस्टर बुक पे मैंने अपने, और वो सारे मैंने फिर से लगाते गए। जितने डीपीपीज मिले चैप्टर वाइज जो भी थे मैंने सारे लगाते गए, और मैंने कोई भी बुक नहीं लिया था एक्स्ट्रा मैथ के लिए, जो भी डीपीपीज थे वो लिए बस। मैथमेटिक्स वैसे तो मैथमेटिक्स ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी लाइफ में कहीं पर भी प्रैक्टिस तो अच्छा बनाती है आपको, लेकिन मैथ्स की खासकर ये खासियत है कि आपको थ्योरी जानते हो मैथ्स में ज़्यादा होती नहीं है, बहुत फार्मूले होते हैं। अब वो फार्मूले को जब तक आप अप्लाई करना नहीं सीखोगे तब तक नहीं पता चलेगा। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन कैसे करें, तो कोई एक कारण नहीं होता, एक कोई रीज़न नहीं होता कि आपको केवल मैथ्स आती है इसीलिए आप जल्दी कर लोगे। आप स्पीड बड़े मैटर करती है। अब स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी मैटर करती है कि आप ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी कर रहे हो और गलत कर दे रहे हो, क्योंकि खासकर एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम एक क्वेश्चन पर यदि गलत कर दिए तो उसको 2 मिनट तक हम ट्राई करें, इतने में तो फिर हमारा समय निकल जाएगा, इतना समय होता ही नहीं है। तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैथमेटिक्स में कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा माइंड में सॉल्व करें क्वेश्चंस को, जरूरी नहीं है कि हम जैसे एयरफोर्स नेवी का पेपर देखोगे आप तो ऐसा लगेगा कि अरे यार
5-10 क्वेश्चन तो ऐसे ओरली सॉल्व हो जाते हैं, इतना ज्यादा कोई लेंदी नहीं आते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे जो समझते नहीं है कि भाई अब सारे क्वेश्चन तो नहीं आप कर पाओगे, या फिर कर भी पाओगे तो पहले आप आसान वाले को करोगे, जो इजी लगेंगी या फिर जो शॉर्ट में लगेंगी उनको करोगे, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस आएगा और समय बचेगा, तो फिर आप जो थोड़े लंबे भी क्वेश्चंस उनको भी सॉल्व कर सकते हो। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सही कर पा। अब आधा अधूरा पढ़ के जाओगे तो फिर आप सेलेक्ट क्या करोगे, तो आधा चैप्टर आता ही नहीं है तो फिर तो आपको उन्हीं चैप्टर पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। बाकी आपको पूरा सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मेहनत करिए और कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं। सर ने भी जैसे बताया कि परेशान वही होता है जिसको आता नहीं है, जिसको आता है ना, जैसे मैथ हुई चाहे फिजिक्स हुई, उसको आनंद आएगा। वो डीमोटिवेट तब होते हो आप जब आपको सब्जेक्ट आता नहीं है। जब आपको सब्जेक्ट आता है ना और आप खूब उसे मतलब लगा लेते हो, फिर आपको कोई ऐसा भी कह देगा ना कि तू बेकार है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो भी तुम आप उस पर हंसोगे क्योंकि आपको आता रहेगा। और क्योंकि हमें आता नहीं है और उसी बीच में आकर हमसे कोई कह दे कि यार तेरा नहीं होगा, अब हम डर जाएंगे, क्योंकि हमें एक तो हमारा पहले ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं और एक ने आके कह दिया, फिर हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि पहले आप जो टीचर आपसे कहते हैं उसको फॉलो करिए और मेहनत करिए। जब आपको मैथ्स आएगी या फिजिक्स आएगा या फिर इंग्लिश आएगी ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, आपको कोई डीमोटिवेट कर सकता ना कुछ कर सकता। अब नहीं आएगा, आप पढ़ोगे नहीं, फिर आप परेशान होगे। मान लीजिए आपने क्या होगा, 2 दिन गैप कर दिया, उसके बाद तीसरे दिन अचानक लेक्चर में आ गए, अब आपका मन नहीं कर रहा और वो लेक्चर बढ़ता जा रहा, पीछे की चीजें आपने करी नहीं। हाँ, कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी नहीं रखी, फिर क्या हो गया कि बहुत सारी चीजें मैथ में क्या होता है, इस्तेमाल होती हैं, पुरानी चीजें इस्तेमाल होती रही, वो आप नहीं आता, फिर आप परेशान होने लगे। अब आपको यहीं पर शुरू हो जाएगा कि आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यदि आता है तो मैथमेटिक्स जैसी आनंद वाली सब्जेक्ट कोई नहीं है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मतलब दिन पे दिन बीत जाएंगे। भाई इंटीग्रेशन आप लगा रहे हो, यदि मजा आ रहा है तो दिन पर दिन बीत जाते हैं। डिफरेंशिएशन मजा आ रहा है, पूरे दिन पे दिन बीत जाएंगे। लेकिन नहीं आता तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए टीचर जो भी बोले उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें, ठीक है। किताबें तो इतनी ज्यादा हम सारे लगा ही नहीं सकते, ठीक है। बुक्स आप नहीं लगा सकते, बुक्स तो इतनी ज्यादा हैं, कितनी बुक्स लगाओगे, ठीक है। तो आपको एक टू द पॉइंट चीजों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए रवि सर कुछ बोलेंगे। नहीं सर, बस एक केजीएस की तरफ से एक छोटा सा तोहफा रंजन को केजीएस की तरफ से सर प्लीज प्रोवाइड करवाइए, छोटा सा एक तोहफा। और रंजन खूब तरक्की करो, जीवन में आगे बढ़ो, यहाँ रुकना ही नहीं है और आगे जाके मेहनत करनी है। तो आप सभी लोगों को इनसे सीखना है कि गांव का बच्चा, हिंदी माध्यम का बच्चा किस तरीके से अपने दूसरे प्रयास में अपने आप को सफल बनाता है, वो भी सिर्फ मेहनत से और मेहनत से। तो आपको इसी तरीके से अपने सपनों को उड़ान पहुंचानी है। तो आगे आने वाले जो बैचेज हैं हमारे, उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। जय हिंद।